अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है हमारा वो ग्रोथ इनहिबिशन और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के मुतालिक है। जिस तरह प्रोटोऑन्कोजीन्स जरूरी हैं ट्यूमर की प्रोलिफरेशन के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, इसी तरह किसी भी नॉर्मल टिश्यू के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन को रोकने के लिए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह जो है प्रोटोऑन्कोजीन्स म्यूटेट होती हैं, दे कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स, इसी तरह ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की जो म्यूटेशन है that can also leads to the formation of cancer. अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर्स की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है बताने वाली, और वो ये है कि नॉर्मली ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की जो म्यूटेशंस हैं ये तब जो है नजर आती हैं जब एक जीन के दोनों एलील्स में म्यूटेशंस हो। अगर एक हेरिडिटी म्यूटेशन आई है, जब तक कोई सोमैटिक म्यूटेशन लेटर इन लाइफ दूसरी एलील को भी खराब नहीं करेगी या म्यूटेट नहीं करेगी, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की म्यूटेशंस नहीं होती। With only one inherited mutation, tumor suppressor genes can carry on work normally. प्रोटोन का जीन्स में ये होता है कि ये चूंकि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्रोलिफरेशन के साथ है, उसमें अगर एक जीन में भी म्यूटेशन होगी तो दैट म्यूटेशन कैन लीड टू ऑन्कोजेनेसिस। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स दो तरह की हैं, गेट कीपर्स हैं और केयर टेकर्स हैं। और ये नाम से ही है, गेट कीपर्स का मतलब है कि दाखला रोकने वाले। तो ये वो जीन्स का टाइप्स है जो क्या करती हैं, ट्रांजिशन एक सेल साइकिल की स्टेज से दूसरी सेल साइकिल में रोकती हैं, और ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स पे एक्टिवेट होती हैं। G1 एस चेक पॉइंट है, उस पे G2 M चेक पॉइंट है, उस पे जो प्रोटीन्स हैं जो वो दैट आर एनकोडेड बाय ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इसी तरह जो केयर टेकर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, ये है जो ख्याल रखती हैं, ये डीएनए जो डैमेज है उसको डिटेक्ट करती हैं, उसको रिपेयर करती हैं, ठीक है, ताकि वहां म्यूटेशंस ना हो। उसके बाद एक प्रॉपर वेल एग्जीक्यूटेड वेल रिपेयर्ड जो डीएनए है दैट विल गो ऑन एंड फॉर्म अ नॉर्मल प्रोजेनी। ये एक लिस्ट है, लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, एक छोटी सी लिस्ट है गेट कीपर और केयर टेकर्स की, जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा है, ट्यूमर 53 है, न्यूरो फाइब्रोमिन प्रोटीन्स हैं, एडिनोमेटस है, वॉन हिपल लिंडो डिजीज की प्रोटीन्स है, ट्यूमर स्पेशल। इसका केयर टेकर में जो ब्रेका है, ब्रेस्ट कैंसर टाइप 1 ससेप्टेबिलिटी जीन्स ब्रेका 2 है, ठीक है, MLH1 MSH2 प्रोटीन्स। और ये डिफरेंट कैंसर्स बनाती है, जरूरी नहीं है कि रेटिनोब्लास्टोमा है तो उसने रेटिनोब्लास्टोमा ही कैंसर बनाना है। इस इवन के रेटिनोब्लास्टोमा जो जीन है RB1 जीन, जो आप सबसे ऊपर जो है वो देख रहे हैं, दैट कैन आल्सो फॉर्म्स कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट और प्रोस्टेट और ब्लैडर एंड लंग कार्सिनोमा। ठीक है, P53 जो है लीफ रिमेनिंग सिंड्रोम, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे और कैंसर में, और ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ कैंसर में टी जो है ना 53 जीन सी है, टीपी उसकी म्यूटेशन जो है वो होती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जो थ्योरी है वो दैट इज नट्सन टू हिट हाइपोथेसिस। जिस तरह आप ये देखें कि ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है ना, तब तक जिस तरह पहले बात की थी कि दोनों एलील्स में म्यूटेशन होनी चाहिए, दोनों एलील्स खराब होने चाहिए। तो जब आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी में आपके पास ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है उसकी दो एलील्स को एज ए आप नॉर्मल जो है पेडल ब्रेक और हैंड ब्रेक के तौर पर कंसिडर करें। अगर आपकी हैंड ब्रेक जो पेडल ब्रेक खराब हो जाती है तो योर हैंड ब्रेक स्टिल वर्किंग, ठीक है, तो आपको जो है इवन के वन म्यूटेशन जो है ना दैट कैन लीड टू म्यूटेशंस इन ट्यूमर सप्रेसर जीन, या उनकी फंक्शनैलिटी को खराब नहीं करती। लेकिन जब दोनों, अगर इसी तरह अगर पेडल ब्रेक ठीक है, अब हैंड ब्रेक खराब हो गई है तो पेडल ब्रेक से काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, अलबत्ता दोनों जब खराब होंगी, व्हेन वी आर नॉट एबल टू स्टॉप द कार, या आप ये करेंगे सेल प्रोलिफरेशन को नहीं रोक सकेंगे, तो देन द कार विल हिट द बॉल, और ये कि कैंसर जो है ना उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो नेटसन टू हिट हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि दोनों एलील्स में म्यूटेशंस होना जरूरी है। अच्छा, अब ट्यूमर स्पेसिफिक जीन को जो जो मेजर जो जीन्स हैं जो कि अक्सर आप देखेंगे कि अपनी जो है ना जब पढ़ेंगे तो ब्रैका की बड़ी बात होती है। अच्छा, ब्रैका जो जीन है ट्यूमर स्पेसिफिक जीन है, बेसिकली दीज आर रिपेयर जीन्स। अच्छा, रिपेयर में काम करती हैं, ठीक है, जब भी डीएनए को रिपेयर करना हो, ठीक है। इस तरह इस ये जो है BRCA1 जो है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 17q21। इस तरह BRCA2 जो जीन है वो क्रोमोसोम 13q12.3 पे प्रेजेंट होती है। नेटसन हाइपोथेसिस है
और अक्सर यही होता है कि जो म्यूटेशंस जो हैं वो मदर से हार्बर की जाती हैं, क्योंकि आपको देखें ना, एक फादर से आने हैं एक जीन का पैटर्न, एक क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम जो है उस पे उसी जीन का रिस्पेक्टेड पैटर्न मदर से आना है। अगर मदर कैरियर है या मदर जो है वो इफेक्टी है, तो उसमें से आप एक कैरी करेंगे, तो ज्यादा जो डॉटर्स होती हैं देयर वेरी लेस चांसेस के डॉटर्स जो हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन हार्बर करेंगे कि बाई बर्थ ही जो है ना ट्यूमर हो जाएगा। तो इट गोज ऑन टू ए लेटर स्टेज, जब एक म्यूटेटेड पैटर्न की जो जीन है वो मदर से आई होती है और उसके साथ ही सोमैटिक म्यूटेशंस या एनवायरमेंटल म्यूटेशंस की वजह से दूसरी जो जीन है वो खराब होती है, तो उसके साथ दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। ये अर्ली स्टेज पे भी हो सकती है, दैट कैन ऑल्सो अकर इन लेटर स्टेजेस। अच्छा, ब्रेका वन और ब्रेका टू जो बेसिकली रैड 51 प्रोटीन्स को जो है ना, जो डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर में एक्टिव है डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे में, उसको उसके साथ बाइंड करती हैं। इस मेमोग्राम में आप ये देख रहे हैं कि ये जो आप जो देख रहे हैं शेडो व्हाइटिश सा, दिस इज बेसिकली कैंसर। इसके अलावा P10 प्रोटीन है और PTPN1 प्रोटीन है, ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। अच्छा, जहां हमने लास्ट टाइम जो है ये जो टायरोसिन काइनेज या EGFR का पाथवे देखा था, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि अंदर जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक PI3 के भी जो है ना प्रोटीन, द प्रोटीन जो पार्ट है ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। अच्छा, P10 जो है, P10 वो एंजाइम है, एंजाइमेटिक मशीनरी है, जो बेसिकली फॉस्फोइनोसिडाइल ट्राइफॉस्फेट को PIP3 को कन्वर्ट करती है बैक टू इन एक्टिव फॉर्म PIP2, ताकि नीचे जो है ना सेल सर्वाइवल ना हो, ठीक है। तो अब ये कि अगर सेल सर्वाइवल चाहिए होती है, ट्यूमर सेल को ऑब्वियसली चाहिए होती है, तो PI3 के AKT जो पाथवे है, ठीक है, ये पाथवे जो है ये एक्टिवेट होता है, दैट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ mTOR। और इसका काम क्या है, ये अपोप्टोसिस को इन्हें रोक देना है और प्रोलिफरेशन को जो है ना उसको प्रमोट करना है। प्रोलिफरेशन का प्रमोट करेंगे बाय प्रमोटिंग द सर्वाइवल, और नेट रिजल्ट क्या होगा, अपोप्टोसिस रुक जाएगी। इसी तरह PTPN1 प्रोटीन है जो कि PTPN जीन को इनकोड करती है, जो इनकोडेड है, ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स है, और ये EGFR और PDGFR में दोनों में काम करते हैं। तो इनकी जो है म्यूटेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि ट्यूमर सप्रेस कर रहे हैं दोनों, तो इनकी म्यूटेशन जो है दैट कैन आल्सो लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन। इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 जो है G1 फेज में, जो लेट G1 फेज है उसमें ट्रांजिशन के लिए RB1 जीन है। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला जब सेल साइकिल पढ़ाऊंगा उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया ज्यादा हो जाएगा। इसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो है दैट बेसिकली लीड्स टू G1 फेज फ्रॉम अर्ली टू लेट फेज, और लेट फेज में जब आ जाता है the cell cycle has been progressing to G2 S और M, वो प्रोन होता है कि उसने आगे चलना है, इसका मतलब सेल प्रोलिफरेशन हो रही है। अच्छा, आरबी जो जीन है वो क्रोमोसोम 13q14.1 पे प्रेजेंट होती है, और आरबी जीन को ऑब्वियसली करती है इनकोड। अच्छा, आरबी नॉर्मल कंडीशन में E2F जो है लॉन्गिफिकेशन फैक्टर 2F जो है ये बाइंड करता है आरबी के साथ, और आरबी जो है ये हाइपोफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में मौजूद होती है। तो जब इसको हम हाइपर फॉस्फोरिलेट करते हैं आरबी प्रोटीन को, तो वो जो इनका जो बाइंडिंग है, जो इनिबिलिटी इफेक्ट है E2F का, वो खत्म हो जाता है, और आरबी जीन जो है ना फिर उन प्रोटीन्स को आगे जो है ट्रांसक्राइब करवाती है, जिसका सेल साइकिल प्रोग्रेशन के साथ होता है, जो कि G1 से S में सेल साइकिल को लेके जाती है। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली जब म्यूटेशन होगी तो सेल सप्रेशन नहीं होगी जीवन में, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा जीन विल नॉट गेट अटैच टू E2F, और E2F के साथ जब अटैच नहीं होगी तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा या और भी ट्यूमर लंग में, ब्रेस्ट में जो है ना। अच्छा, ये उसी तरह आपको म्यूटेशन दिखाएंगे। अगर नॉर्मल प्रोटीन है और E2F के साथ अगर बाइंड कर रही है, ठीक है, उसके साथ क्या होगी, वो टारगेटेड जीन जो जिनका ताल्लुक सेल साइकिल से, वो एक्सप्रेस नहीं होंगी और सेल साइकिल सप्रेस रहेगा। इसी तरह आप जब इसको एबनॉर्मल आरबी प्रोटीन को लेते हैं, म्यूटेशन लेते हैं, तो वो E2F के साथ बाइंड नहीं करती, टारगेटेड जीन की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, और वो एक्सप्रेशन होगी जो सेल साइकिल को प्रोग्रेस कराएंगी फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, यानी कि G1 से लेके S में कराएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसमें दो चीजें हैं।
इसमें एक हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा, एक नॉन हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा। नॉन हेरिडिटरी में नॉर्मली ये होता है कि दैट प्रेजेंट्स एज अ कैंसर इन वन आई लेटर स्टेजेस पे, कि एक म्यूटेशन थोड़े अरसे बाद होती, टीन एज में होगी, एक लेटर एज में हुई तो रेटिनोब्लास्टोमा जो है ना बन गया, ट्यूमर बन गया। नॉट ट्यूमर इन वन आई, जरूरी नहीं है, ट्यूमर और भी जगहों पे बन सकते हैं। इसी तरह जो है इनहेरिटेड म्यूटेशंस है, जो उसमें एक लील को आप कर रहे हैं, अगर उसमें अर्ली इन लाइफ अगर ज्यादा म्यूटेशन हो जाती है तो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। या जो है ना, या दोनों अगर आपको म्यूटेटेड पैटर्न मिल जाते हैं, आरबी के मदर से भी आ गया और फादर से भी आ गया, तो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा जब बाई बर्थ ही होता है। इसको हम देख लेते हैं अगली स्लाइड, कि आपको जो है इसी तरह जब आप जो है फंडल एग्जामिनेशन करते हैं या आप ये कि आई एग्जामिनेशन करते हैं, तो बड़ा क्लियरली जो है ना जो लाइट रिफ्लेक्सिव एब्सेंट है, इसमें आप बच्चे की राइट साइड पे देखेंगे तो राइट साइड में आई में यू कैन सी ए लाइट रिफ्लेक्ट जिसमें एक वाइट सा शेडो आ रहा है। लेकिन यहाँ देखें कि लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है और पूरी की जो पूरी आई है वो इस बेसिकली वाइट हुई हुई है। ठीक है, अगर आप इसका बैक व्यू देखेंगे तो पूरी ऑप्टिक नर्व जो है वो ट्यूमर से इन्वॉल्व हो जाती है। तो नॉन हेरिडिटरी में नॉर्मली आपको दोनों म्यूटेशंस चाहिए होती हैं, दोनों आरबी जीन की। ठीक है, वो लेटर इन लाइफ वन बाय वन आती है, लेकिन हेरिडिटरी वो इतना स्ट्रांग होता है, या तो दोनों म्यूटेशंस हार्बर कर लें, दोनों मदर फादर कैरियर हैं, ठीक है, या मदर कैरियर है, तो वो बड़ी अर्ली स्टेज में है ना आपको इसका जो है रेटिनोब्लास्टोमा मिल जाता है। इसमें ज्यादातर जो रेटिनोब्लास्टोमा में म्यूटेशंस होती हैं, दीज आर डिलीशंस, फ्रेम शिफ्ट और नॉनसेंस म्यूटेशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा मिससेंस म्यूटेशंस हैं जो कि पॉकेट डोमेन में होती हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस है मिससेंस में वो है म्यूटेशंस ऑफ सीरीन 567। ठीक है, इसमें ये ह्यूमन ट्यूमर्स में पाई जाती हैं बहुत ज्यादा म्यूटेशन जो है ना सर 567 की जो मिससेंस म्यूटेशंस हैं। ठीक है, और इस अमाइनो एसिड के जो सीरीन का फॉस्फोरिलेशन है दैट लीड्स टू द रिलीज ऑफ E2F। जब रिलीज हो गया तो आरबी जो है ना दैट उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेल साइकिल प्रोटीन जो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं, जिससे सेल जो है ना G1 से आगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ सोचने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो वो ये है कि क्या ट्यूमर स्प्रेसर जो प्रोटीन है, ठीक है, आरबी, वो इनहिबिट करती है वो एक्टिवेट करती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जो कि सेल प्रोलिफरेशन में चलते हैं। इसका बेसिकली जवाब ये है कि वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को एनहांस करती है। तो लिहाजा इसीलिए जो इसके साथ E2F का ब्लॉकेज रखा गया वो इसलिए रखा गया ताकि इसकी जो प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी है, जो सर्वाइवल एक्टिविटी है, उसको वो रोका जा सके। अच्छा, दूसरा सवाल यहाँ भी आता है, डू यू सपोज इट इनहिबिट्स और एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट आर रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग ऑन सेल स्पेसिफिक जीन। सेल स्पेसिफिक जीन्स के लिए क्या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो उनको ये एक्टिवेट कर रहा है और एक्टिवेट कर रहा है, ये जी एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, जिस तरह मायो डी है दैट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आरबी जो है अगर वो लॉस हो जाए या उसकी म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल साइकिल नंबर ड्यू टू बट द फेलियर ऑफ डिफरेंशिएशन। सेल साइकिल बढ़ेगा, नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये म्यूटेट होगी तो सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, किसी और सेल में किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं होगा, लेकिन वो प्रोलिफरेट कर रहा होगा।